नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र की क्लास में स्वागत करता हूं। विषय की शुरुआत करूं उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार। स्वामी विवेकानंद ऐसा लिखते हैं कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य कम से कम अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अर्थात वो शिक्षा काम की जिसके द्वारा मनुष्य अपना स्वयं का रोजगार प्राप्त कर सके। तो उसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर माता सरस्वती को याद करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद एक पेपर स्टाइल जो बार बार आप लोगों के सामने मैं फ्लैशबैक कर रहा हूँ कि विकल्प एक वाक्य के जवाब, 2-3 वाक्यों के जवाब, 3-4 वाक्यों के जवाब और विस्तृत उत्तर, ये बार बार पेपर स्टाइल प्रस्तुत करने के पीछे का प्रमुख कारण ये है कि आप 10वीं कक्षा पास करके आप लोगों को पेपर स्टाइल का इम्पोर्टेंस मालूम है। अर्थात इसी पेपर पैटर्न के आधार पर आप लोगों को जो आप लोगों की जून महीने में परीक्षा आएगी उसकी वार्षिक तैयारी करनी रहेगी। 7वां लेसन भारतीय अर्थतंत्र हम लोगों का चालू था, जिसमें स्वतंत्रता के पूर्व की जो घटना है उसमें विभिन्न प्रकार का होम चार्ज हम लोगों ने देख लिया था। उसका निष्कर्ष वाला मुद्दा जो बाकी के अंत में 15 अगस्त 1946 के दिन अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और तब भारत में कृषि, उद्योग, व्यापार कंगाल स्थिति में पहुंच गया। 150 वर्ष की अवधि के अंतर्गत देश की प्रति व्यक्ति आय घटने लगी और भारतीय अर्थतंत्र जो कि इंग्लैंड की तुलना में समृद्ध था वह ब्रिटिश शासन के शोषण के कारण इंग्लैंड की तुलना में गरीब हो गया। अर्थात भारत को गरीब करने में सबसे बड़ा हाथ ब्रिटेन का रहा, ऐसा भी आप लोग कह सकते हो। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थतंत्र पेज नंबर 80 पर मैं पढ़ रहा हूँ। उसके अंतर्गत अलग अलग आप लोगों को 8 मुद्दे पढ़ने पड़ेंगे। उन 8 मुद्दों को पहले बता दूँ। प्रति व्यक्ति आय, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, जनसंख्या, गरीबी, बेकारी और मानव विकास। मतलब स्वतंत्रता के पश्चात इन 8 की क्या स्थिति थी। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ प्रति व्यक्ति आय की। तो अब आपको भी मालूम है कि प्रति व्यक्ति आय होती क्या है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। फिर भी एक बार आप लोगों को प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा बता दूँ। देश की कुल आय को, परिभाषा ठीक लगा लीजिएगा या तो लिख लीजिएगा, देश की कुल जनसंख्या से भागने पर जो अनुपात आपको प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देश की कुल जनसंख्या को देश की कुल आय से भागने पर जो अनुपात प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र वगैरह आप लोग लिख सकते हो। पर एक मुद्दा हुआ परिभाषा। उदाहरण दूसरा मुद्दा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय मानव विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार 2013 के अंतर्गत $5,150 थी। कितनी थी भारत की प्रति व्यक्ति आय? $5,150। जबकि चाइना की जो प्रति व्यक्ति आय है वो $11,477, श्रीलंका की $9,250, अमेरिका की $52,308 और नॉर्वे की $63,909। ये सारी बातें आप लोगों को बाजू के नीचे अंदर तालिका में दी है कि नॉर्वे 63,909, अमेरिका 52,308, जर्मनी 43,049, इंग्लैंड
35,002, चाइना 11,477, श्रीलंका 9,250, भारत 5,150, पाकिस्तान 4,652 और बांग्लादेश $2,713 प्रति व्यक्ति आई थी। अर्थात पिछले बाजू का जो चार्ट आप लोगों को दिया कि पिछले वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि भले भारत पीछे है अन्य देशों की तुलना में, पर फिर भी अगर भारतीय अर्थतंत्र की मैं बात करूं तो 2011-12 में वर्तमान कीमत पर अगर गणना करें तो 64,316 और स्थिर कीमत, ये दोनों कीमत आप लोगों को मालूम है कि आगे के अंतर्गत आप लोग पढ़ोगे कि भाई अगर जो भाव बदलते रहते हो तो चालू कीमत, और जो भाव स्थिर हो तो स्थिर कीमत। चालू कीमत पर भारत के प्रति व्यक्ति आए थे 64,316 और स्थिर कीमत पर $64,316। 2012-13 में वर्तमान चालू कीमत पर 71,593 रुपये भारत की रुपये के अंतर्गत और स्थिर कीमत पर 66,344 रुपये। 2013-14 में 80,388 रुपये और स्थिर कीमत पर 69,959 रुपये और 2014-15 में 88,583 रुपये और स्थिर कीमत पर 74,193। इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी आंकड़ों के आधार पर आप ये तो कह सकते हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। देखो पहले 64,000, फिर 71,000, फिर 80,000, फिर लास्ट में 88,583। उसके बाद का जो टॉपिक है 80 नंबर पेज पर, दूसरा कृषि। क्या होता है कृषि? कृषि में 3-4 मुद्दे कैसे बनाएंगे? तो पहला, भारत एक कृषि प्रधान देश है। दूसरा, भारत की लगभग 72% जनसंख्या 2001 और 2 में 58% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में से रोजगार प्राप्त कर रही है। अर्थात भारत के आबादी के समय भारत की जनसंख्या 72% रोजगार प्राप्त करती थी और 2001-2 में वो 58%, मतलब आज भी 2001 का आंकड़ा अगर, मतलब उदाहरण, दूसरा मुद्दा। और आगे कैसे, तो कि 2013-14 में वो घटकर 49% हो गया। अर्थात पहले 72% रोजगारी प्राप्त होती थी, फिर 2001-2 में 58% और 13-14 में 59% जितना रोजगार हम कृषि क्षेत्र के द्वारा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भारत में कृषि क्षेत्र का महत्व घट गया, रोजगार में हिस्सा घट गया। तो आय में सर, तो कि 50-51 में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 55%, मतलब आपको 2 कॉलम बना देने का, कृषि का रोजगार में योगदान और कृषि का आय में योगदान। तो स्वतंत्रता के समय कृषि का रोजगार के अंतर्गत योगदान 55%, 13-14 में घटकर 14% और 80-81 के अंतर्गत 38% था, जो 2001-2 में 22.3% जितना आय में हो गया। मतलब आय और रोजगार में योगदान कितना था, आंकड़ों के द्वारा ही ये मुद्दा आप लोग पूरा कर सकेंगे। उसके बाद पेज नंबर 81 पर जाओ तो दूसरा, आगे का तीसरा मुद्दा उद्योग। उद्योगों में भी आपको ऐसे ही लिखना है, 2 कॉलम बना देने का, आय में योगदान और रोजगार में योगदान। 1951 में भारत में उद्योग 10.6% लोगों को रोजगार ही देता था। मतलब रोजगार में पहले योगदान 10.6, बाद में 18.2 और 11-12 में वो 24.3%। पुनः एक बार बता दूं, पहले 10.6, दूसरा 18.2 और बाद में 2011-12 में 24.3%। आय की बात करो, मतलब इसमें भी आपको 2 कॉलम बनाना है कि उद्योगों का रोजगार में योगदान और उद्योगों का आय में योगदान। आय में योगदान 50-51 में 16.6 और 2013-14 में 26% जितना हो गया। अर्थात औद्योगिक क्षेत्र का वर्तमान समय में 2/3 निर्यात से आय प्राप्त होती है और इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र की तरफ का भारत का झुकाव धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आय की बात पुनः करूँ, 50-51 में 15%, 80-81 में 24%, 2001-2 और 1 के अंतर्गत 27.3% और 2013-14 में 26%। अर्थात आप लोगों को 3 आंकड़े याद रखने, 50-51, 2001 और 2013, और दोनों का सामने सामने कॉलम में लिख देने का कि आय में इतना योगदान था और रोजगार में इतना योगदान था। तालिका बना सकते हैं।
आगे का चौथा मुद्दा सेवा क्षेत्र, उसके अंतर्गत भी आप लोगों को ऐसे मैंने जो आप लोगों को चार्ट बताया वैसे लिखना है कि सेवा का योगदान रोजगार में 50-51 में 17.3, 2001 में 25.2 और 11-12 में 27% हो गया। ये रोजगार में योगदान था। पहले 51 के अंतर्गत 17.3, 2001 में 25.2 और 2011 में 27%। फिर आय की बात करूँ तो 50-51 में राष्ट्रीय आय का जीडीपी के अंतर्गत 30.3, 80-81 में 38, 80-81 का याद रखना है, ऐसे मैं आपको कह रहा हूँ नहीं, 80-81 में 38, 2001 में 50.4 और 13-14 में 52.7%। वैसे तो भारत के सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है और राष्ट्रीय आय में भी उसका योगदान दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस प्रकार आपको पुनः बता दूँ 2 कॉलम बना लेने की, एक रोजगार में योगदान और दूसरा आय में योगदान, और वर्ष के अंतर्गत 1950-51, 2001-2 और 2013 और 14, ये 3 आंकड़े आप लोगों को मतलब दोनों के अंतर्गत आय और रोजगार में लिखने, चाहे कृषि का लिखो, चाहे उद्योग का लिखो, चाहे सेवा क्षेत्र का लिखो। इस तरह से आप लोगों को ये टॉपिक पूरा करना रहेगा। इसके अंतर्गत अंत तक वीडियो देखा उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं हर्षद जानी, संपर्क नंबर 9825581539 पर आप मेरा संपर्क कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।